हाशिए पर क्या चल रहा है ये कभी-कभी मुख्यधारा को भी प्रभावित करता है। कल चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य से लखनऊ में मुलाकात की। चंद्रशेखर आज़ाद भी हाशिए की ही राजनीति कर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक समय जो कि बहुजन समाज पार्टी जैसे कद्दा सत्ताधारी दल में नंबर 2 की पोजीशन पर हुआ करते थे, वो भी यूपी की सियासत में हाशिए पर ही हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर की मुलाकात कहती क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या थर्ड फ्रंट जैसे किसी चीज़ का बंदोबस्त कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं? और इस मुलाकात के पीछे क्या हो सकता है? स्वामी प्रसाद मौर्य से बात शुरू करते हैं। चंद्रशेखर पे बात होती ही रहती है। इस समय पिछले 5 दिन से लखनऊ में हैं और अपने प्रत्याशियों के इंटरव्यू कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिनको राजनीति का लंबा अनुभव है, प्रतापगढ़ में पैदा हुए, एक समय लोकदल से जुड़े रहे थे, जनता दल की राजनीति की मतलब कि राजनीति की समाजवादी धारा से फिर जुड़े रहे और फिर बसपा में आ गए और 96 में जीते और फिर धीरे-धीरे बसपा में उनका कद इस कदर बढ़ता गया कि एक समय मायावती के बाद अगर किसी की बात कोई सुनता था तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य हुआ करते थे। फिर धीरे-धीरे जैसा कि बसपा में होता है, बसपा की कार्यप्रणाली कह लीजिए या बहन जी की कार्यप्रणाली कह दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहन जी के मायावती के निशाने पर आए और एक दिन उनको पार्टी से हटाया गया प्रदेश अध्यक्ष पद पे हार के बाद और फिर धीरे-धीरे स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीति को बदलकर एकदम दूसरे खेमे में एक समय बहुजन राजनीति के इतने बड़े कद्दावर होते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कैबिनेट मंत्री बन गए। और फिर 2022 के चुनाव से कुछ वक्त पहले ही, बिल्कुल चुनाव का ऐलान हो चुका था, उसके पहले ही उन्होंने फिर पाला बदला और इस बार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। चुनाव लड़े, हार गए और इसी बीच उनकी बेटी भी जो कि बदायूं से सांसद रही थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सांसदी भी की और लोकदल से होते हुए ऐसा लग रहा था कि वो जब समाजवादी पार्टी में लौटे थे कि अपनी पुरानी वाली राजनीति, जनता दल के वो प्रदेश के महासचिव भी रहे थे, वहां से लौटकर वो फिर से समाजवादी राजनीति में आ गए हैं। लेकिन फिर वो आए और वहां पर समाजवादी पार्टी में आकर उन्होंने कुछ रामचरितमानस, धर्म वर्म के संबंध में जो कि एक बहुजन वामसेफ की राजनीति की एक धारा है, उस तरह के बयान देने शुरू किए और अखिलेश यादव ने उनसे किनारा कर लिया। उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि जो है मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, फिर भी पार्टी के बड़े-बड़े नेता मेरे बयानों पर ये कहते हैं कि ये मेरी निजी राय है, तो फिर अगर पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव की राय कैसे निजी हो सकती है? लगता है कि हमारी और आपकी विचारधारा अलग-अलग है और ये कह के अलग हो गए, अपनी अलग पार्टी बना ली। अब फिर वो कोशिश कर रहे हैं, फिर विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और चंद्रशेखर भी कोशिश कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल कर लाए हैं। अब अगर इस समय फिलहाल का मौजूदा राजनीतिक स्टेटस देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कद एक समय बहुत बड़ा रहा है जब वो बसपा में हुआ करते थे। भाजपा में भी वो मंत्री रहे थे, राजनीतिक कद उनका थोड़ा ज़रूर घटा था। समाजवादी पार्टी के साथ भी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता थी और एक मौर्य समाज में और जिस किस्म की राजनीति, जिस किस्म की विचारधारा से जुड़े हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो एक किस्म की पैन यूपी राजनीति करते हैं। पडरौना से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कुशीनगर से भी लड़ सकते हैं, डलमऊ से भी लड़ सकते हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी किसी सीट पर किस्मत आजमा सकते हैं। बसपा में वो थे तब तो उनका इस तरह का कद था, ऐसी उनकी राजनीति थी। लेकिन पिछली 2 बार से तो वो चुनाव हार रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर का स्टेटस इस समय इसलिए अगर थोड़ा-सा कहा जाए कि वो मौजूदा सांसद हैं और अपने बलबूते नगीना से जीत कर आए। दोनों की मुलाकात क्या कहती है? दोनों की मुलाकात ये है कि चंद्रशेखर को लेकर तमाम कोशिशें चल रही हैं। कुछ एक जिलों की ही बात भी अगर मान ली जाए, ये बात बहुत ना मानी जाए कि चंद्रशेखर जाटो वोट को बहुजन समाज पार्टी से पूरे प्रदेश में अलग कर देंगे, लेकिन कुछ एक जिलों में उनका वोट है, पूरी तरह नहीं अलग कर पाएंगे तो उनका प्रभाव है खास तौर से जाटो युवाओं में और मुस्लिम युवाओं में भी, बिजनौर में, सहारनपुर में और वेस्ट यूपी के कई सारे हिस्सों में, शामली में, मुजफ्फरनगर में उनकी लोकप्रियता है। अभी उनकी सत्ता परिवर्तन रैली में जो भीड़, जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, जिस तरह के विजुअल्स आए, उससे भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार सक्रिय हैं। इस बार उनकी सक्रियता रायबरेली में है। रायबरेली उनका पुराना जिला रहा है। डलमऊ से वो विधायक भी रहे हैं, लेकिन इस बार सक्रियता वाली विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार है, जहां वो आप उनका फेसबुक पेज, सोशल मीडिया की गहमा-गहमी देखेंगे तो वहां जगह-जगह वो कार्यक्रम करते, पार्टी में लोगों को शामिल कराते, भाषण बोलते और फिर वही अपनी पुरानी शैली वाली कि कैसे कितने प्रतिशत लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, कैसे बाकी पार्टियां ब्राह्मणवाद की राजनीति करती हैं। एक बार फिर वो वही वामसेफ वाली राजनीति जो कि बसपा की राजनीति का एक डेरिवेंट कह लीजिए,
उत्तर प्रदेश की सियासत में उसे बड़े जोर शोर तरीके से कह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बार वो ऊंचा हार से लड़ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार वो फाजिल नगर से हार गए थे। ऐसे में चंद्रशेखर से उनकी मुलाकात कितना रंग लाएगी? अभी फिलहाल तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास जो वोट जिसको वो ला सकते हैं, एक समय तो उनके साथ पूरा दलित, मौर्य, कुशवाहा और लोअर ओबीसी इसका बड़ा सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन वो सपोर्ट बिखरते बिखरते बिखर गया, कुछ भाजपा में गया। भाजपा के पास भी केशव मौर्य जैसे नेता हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं, और वेस्ट यूपी में जहाँ पर एक समय जो वोट बसपा का हुआ करता था वो भाजपा के खेमे में जा चुका है। अभी भी आप जमीन पर इसकी पड़ताल करेंगे तो वो दिखेगा भी। फाजिल नगर से खुद हार गए, तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य किस राजनीति की जुगत में हैं? अब वो फिर से उन वोटरों को जुटाने की कोशिश में हैं। उसके लिए उनको साथ चाहिए चंद्रशेखर का, जिससे वो कुछ जाटो वोट ला सकें। हालांकि ऊंचा हार में चंद्रशेखर कितना प्रभाव डाल पाएंगे ये सोचने वाली बात है, लेकिन सिर्फ ऊंचा हार की ही बात क्यों की जाए, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ के भी कुछ हिस्सों में काफ़ी सैनी मौर्य वोट है, जिस पर एक समय स्वामी प्रसाद मौर्य की काफ़ी पकड़ हुआ करती थी जब वो बसपा में सक्रिय हुआ करते थे, और उनके इशारे पर तमाम लोगों को टिकट मिलते थे जो कि विधायक बने, मंत्री बने बसपा की सरकार में। उन वोटरों में क्या वो इस बार कुछ पश्चिम के इलाकों में अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे, जहां पर वो सैनी और मौर्य वोट चंद्रशेखर के लिए ट्रांसफर कराएं, और जाटो वोट चंद्रशेखर जो उनके कहे में है वो मौर्य जी को ट्रांसफर कराएं। ऊंचा हार की बात अगर छोड़ भी दी जाए, क्योंकि प्रदेश स्तर के नेता रहे हैं, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो जाहिर है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी होंगी। तो इसे थर्ड फ्रंट का जुगाड़ तो भले ही नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ एक सीटों का जुगाड़ ये जरूर लग रहा है। हाँ, ये थर्ड फ्रंट जैसी बात तब बन सकता है जिसमें जो अभी वो एक पूरी संभावना चल रही है कि क्या ओवैसी भी इनके साथ आ सकते हैं। एक समय ये बात खूब चलती थी जब पल्लवी पटेल, एएमआईएम के प्रदेश स्तर के नेता और स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर की मुलाकात, उनकी पार्टियों के लोग मिलते जुलते थे और ऐसा था कि ये लोग अलग अपना एक फ्रंट जैसा बना के जाएंगे चुनाव में। पल्लवी पटेल भी सपा से नाखुश सी ही रहती हैं, अक्सर सपा के सिंबल पर जीती हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक पार्टी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की भी अपनी एक पार्टी है, चंद्रशेखर की भी अपनी एक पार्टी है, और ओवैसी का तो पैन इंडिया पार्टी है ही है। वो हर जगह चुनाव लड़ने पहुंचते हैं, किसी भी राज्य में चुनाव हो। लेकिन ओवैसी ने फिलहाल इस तरह की कुछ बातें कम कर रखी थी, उसकी वजह यह है, हालांकि अभी उन्होंने विधानसभा चुनाव की शुरुआती रैली कह लीजिए जो मटेरा में, बहराइच में की, उसमें उन्होंने लखनऊ में आकर ये कहा कि हमारे दरवाजे तो गठबंधन के लिए सबके खुले हैं। माना गया कि ये इशारा मुख्य रूप से सपा और बसपा के लिए था कि अगर हमको कुछ सीटें दी जाएं तो हम इनके साथ आ जाएंगे। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि बसपा से जुड़ने के लिए ओवैसी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए चंद्रशेखर को लेकर उन्होंने अपनी प्रदेश स्तर की इकाई को कहा था कि उसको लेकर ज़्यादा चर्चा न की जाए, क्योंकि चंद्रशेखर से बहुजन समाज पार्टी खासा बिदकती है। बहन जी भी उनकी आलोचना कभी कभी करती हैं और पार्टी के लोग भी उनको बहुत गंभीरता से न लेने की बात कहते हैं। लेकिन बसपा से बात बन जाए ये ज़रूरी तो नहीं है। ऐसे में अगर ओवैसी भी इधर आ चले आए, क्योंकि ओवैसी जिस समीकरण के बारे में फिलहाल सोच रहे थे उसका अगर एक सीट का उदाहरण लिया जाए, नगीना मॉडल, तो वो उस इलाके में सक्सेस भी हुआ था। चंद्रशेखर ने उसी फार्मूले के तहत जीत हासिल की थी, जहां पर उन्होंने जाटो प्लस मुस्लिम प्लस थोड़ा दलित जुटा के एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। नगीना अनुसूचित जाति की बड़ी संख्या वाली सीट है भी, तो ये फार्मूला पश्चिम में साथ काम कर सकता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के पास क्या जिम्मेदारी फिर इस फ्रंट में होगी? उनके पास जिम्मेदारी वही है कि वो मौर्य कुशवाहा वोट जो एक समय बीएसपी के साथ था, अभी वो ये कोशिश कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास लोगों को बता रहे हैं, ब्राह्मणवाद से कैसे अलग हो पिछड़ी जातियां ये बता रहे हैं, उन वोटर्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी की लाभकारी स्कीमों का असर, कुछ उनकी केशव मौर्य उनकी पार्टी में बड़े नेता हैं और प्रतिनिधित्व का असर है कि वोट बहुत सारा भाजपा में भी है और सपा भी कोशिश कर ही रही है। ऐसे में ये थर्ड फ्रंट बने या ना बने, या लड़े या थर्ड फ्रंट जैसी कोई भूमिका निभा पाए उतनी ताकतवर तरीके से, ऐसा भले ना लगता हो। लेकिन चंद्रशेखर से मुलाकातों के जो सिलसिले हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य उनसे मिले, तो चंद्रशेखर लखनऊ में आकर कम से कम उनका एक हासिल तो ये तो रहा ही कि स्वामी प्रसाद मौर्य से वो मिले। ओवैसी से उनके गठबंधन की बात अभी भी चल रही है। नदवा में भी गए। नदवा जो यहाँ पर एक समय फतवे जारी हुआ करते थे कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान किसको वोट देंगे, और अगर ज़्यादा पीछे जाएंगे
90 की राजनीति में जाएंगे तो अली मियां के समय पर मुसलमान उन फतवों से प्रभावित भी बहुत होता था, लेकिन अब फतवों की राजनीति का दौर चला गया है। अब शायद ये सिर्फ मैसेजिंग का दौर है, जहां चंद्रशेखर ये जाकर नदवा के धर्मगुरुओं से मिलकर उसकी फोटो जारी करके ये मैसेज देना चाहते हो अपने बिजनौर सहारनपुर के मतदाताओं को, और बाकी भी जिन सीटों पर मजबूत हैं, कि वो अभी भी मुसलमानों के साथ वैसी ही मजबूती से खड़े हैं। तो ये मीटिंग स्वामी प्रसाद मौर्य को शायद उतना लाभ ना पहुंचा पाए जितना चंद्रशेखर को पहुंचा पाए, या हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, इतने दिनों से इतनी लंबी राजनीति की है, वो भी कुछ सोच रहे हो, कुछ थर्ड फ्रंट जैसी जुगत बनाए और कुछ सीटों पर ये कुछ मजबूती से लड़ता हुआ दिखे भी। लेकिन फिलहाल इसकी चर्चा फिर से शुरू हो गई है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।